हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी के द ईडू एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैं अविनाश कुमार आपके लेके आया हूं वर्दी वाली सीरीज का आज डे 5। आज जो है डे 5 में हम बात करेंगे। वर्दी वाली सीरीज चल रही है जैसा कि आप सभी जानते हैं, खास करके बिहार रिलेटेड जो भी एग्जाम है, बीपीएससी है, बिहार पुलिस कांस्टेबल है, बिहार एसआई है, उसके लिए खासा इंपॉर्टेंट ये क्लास रहेगा जिसका आज डे 5 है। आपको इस द ईडू एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे पॉलिटी का सीरीज बाय सीरीज आ रहा है। इसके बाद पॉलिटी खत्म होने के बाद जो है हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा और बाकी जो भी सब्जेक्ट बचेंगे उसको कवर किया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे आपके साथ शेयर किया जा रहा है। वैसा एमसीक्यू जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और आपके पेपर में छपने लायक है। तो आप जैसा कि सीरीज अगर रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको पता भी चल रहा होगा। एनसीईआरटी बेस्ड ही एमसीक्यू है और जैसा कि सिपाही भर्ती में नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया है कि स्टैंडर्ड टेयर लेवल का एनसीईआरटी के बुक से ही ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ पे जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा। तो उसी के जो है आज डे 5 है। आज डे 5 में हम देख लेते हैं कि किस बारे में आज जो है बात होगी और क्लास हम जो स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन सा क्लास आज रहेगा। आज जो हम बात करेंगे, आज हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है जो मेनली मैं कवर करने वाला हूं वो है वॉइस प्रेसिडेंट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, कल मैंने आपको प्रेसिडेंट पढ़ाया था यानी राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया था। आज जो है उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है इसमें यूनियन मिनिस्टर के बारे में बात होगी, उसके भी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन को देखेंगे। एजी मीन्स अटॉर्नी जनरल के बारे में देखेंगे, अटॉर्नी जनरल के बारे में देखेंगे, महान्यायवादी और सीएजी के बारे में भी बात होगी। यानी आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। कौन कौन से? उपराष्ट्रपति, यूनियन मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद और तीसरा जो है वो है अटॉर्नी जनरल और सीएजी के बारे में जो है हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और ये कौन सी सीरीज चल रही है? तो वर्दी वाली सीरीज चल रही है जिसका आज है डे 5। कौन सा है? डे 5 यानी 4 क्लास जो है पहले हो चुका है। तो आप जाएंगे चैनल पे आपको चारों क्लास मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको जनवरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल करंट अफेयर हमारे चैनल पर दिया गया है जिसमें जनवरी का पूरा 2023 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर के लायक है वो वहाँ पे कवर किया गया है। तो आप जाकर के उसे भी ज़रूर देख लें, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज जो है पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है बात होगी यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के बारे में बात होगी। उपराष्ट्रपति के बारे में जो बात है तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है, उपराष्ट्रपति का पहला क्वेश्चन आता है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है। जैसा कि आपको मैंने कल जब राष्ट्रपति पढ़ाया था उस समय मैंने बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा के सदस्य वोट करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट करते हैं वो कौन कौन करते हैं? सिर्फ जो है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित या मनोनीत सदस्य। इट मीन्स होता है क्या कि संसद यानी लोकसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य हो और राज्यसभा में जो भी निर्वाचित सदस्य हों एवं जो नॉमिनेट होते हैं वो यानी उच्च सदन और निम्न सदन के लोग ही मेंबर ही जो है उपराष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। उपराष्ट्रपति जो है जैसे मनोनीत होते हैं यानी नियुक्त होते हैं उसी के साथ ही वो राज्यसभा के सभापति बन जाते हैं, जिसके बारे में मैं आगे भी डिस्कशन करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में उपराष्ट्रपति का अगला क्वेश्चन देख लें कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है। मतलब भारत के जो है उपराष्ट्रपति उसको अगर पद से हटाना हो तो किस सदन के द्वारा इस प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। जैसा कि आपको राष्ट्रपति जब पढ़ाया था, राष्ट्रपति में बताया था कि संसद के दोनों सदनों में से उच्च सदन या निम्न सदन दोनों में से कोई भी सदन के सदस्य जो है या मेंबर जो है वो उन पर महाभियोग लगा सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य, कौन? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो ही प्रस्ताव ला सकते हैं उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो वो होते हैं कौन? उपराष्ट्रपति। मतलब जैसे ही मनोनीत होंगे राष्ट्रपति, जैसे चुनाव हो जाएगा वो अगर नियुक्त हो जाएंगे तो वो डायरेक्ट जो है राज्यसभा के सभापति ही बन के ही जाते हैं वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है।
यानी किस सदन का अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन के सदस्य नहीं रहते हैं, तो यह है राज्यसभा। तो राज्यसभा के जो अध्यक्षता कौन करते हैं, उपराष्ट्रपति। ऐसा जरूरी नहीं है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सदस्य होगा। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहला जो नियम होता है कि आप कोई भी लाभ के पद पर नहीं रहे। लेकिन इसके उलट अगर आप देख ले, विधान परिषद की देख ले, बात कर ले आप, या लोकसभा की बात कर ले, विधानसभा की बात कर ले, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि विधानसभा का अध्यक्ष जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधायक होते हैं, उन्हीं में से एक को चुना जाता है। उसी प्रकार लोकसभा के जो सदस्य रहते हैं और जो चुन करके आते हैं, जीत करके आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, तो उन्हीं लोगों के बीच में से एक को अध्यक्ष चुना जाता है। लेकिन राज्यसभा में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति, जो उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा। मतलब मान लीजिए कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक निधन हो जाता है, या फिर उन पे महाभियोग लगा दिया जाता है, या फिर किसी कारणवश वो इस्तीफा दे देते हैं, तो उस परिस्थिति में सबसे पहले राष्ट्रपति का जो कार्यभार होता है वो किन्हें दिया जाता है, तो वो दिया जाता है उपराष्ट्रपति को। लेकिन एक कंडीशन और इसमें रहता है, जो मैंने आपको कल के क्लास में बताया भी था, कि अगर राष्ट्रपति की आकस्मिक कुछ हो जाता है, कुछ कारण के कारण उनको हटाना पड़ता है और देश में उपराष्ट्रपति नहीं हो, तो उस परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो है चीफ जस्टिस होते हैं, उनको जो है कार्यभार दिया जाता है, किसका, राष्ट्रपति का। क्लियर है? क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, कौन कौन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वोट देने का अधिकार, जैसा कि राष्ट्रपति को वोट देने का अधिकार किन्हें किन्हें है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों को। उसी तरह उपराष्ट्रपति को वोट देने का अधिकार है जो है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को। लेकिन एक सदस्य ऐसा होता है जो ना तो राष्ट्रपति को वोट कर सकते हैं और ना ही उपराष्ट्रपति को वोट कर सकते हैं। तो वो कौन होते हैं, वो होते हैं राज्य विधान परिषद के सदस्य। कौन, राज्य विधान परिषद के सदस्य ना राष्ट्रपति को वोट करते हैं और ना ही उपराष्ट्रपति को वोट करते हैं। आप शॉर्ट में इसे MLC के द्वारा समझ सकते हैं। MLC जो होते हैं वही राज्य विधान परिषद के सदस्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है। यानी भारत का राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देगा तो वो किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देगा, तो वो देगा उपराष्ट्रपति को। किन्हें देगा, उपराष्ट्रपति को संबोधित करके भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन का भार किस निधि द्वारा चुकाया जाता है। यानी उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वो किस निधि के द्वारा दिया जाता है, तो वो दिया जाता है भारत सरकार के संचित निधि के द्वारा। किसके द्वारा, भारत सरकार के संचित निधि पर ये भार जाता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन उन्हीं के निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। मतलब भारत में उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी अमेरिका के संविधान से ये उपराष्ट्रपति का पद जो है प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद को कहाँ निपटाया जा सकता है। यानी मान लीजिए कि निर्वाचन के संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है, जैसा कि कल के क्लास में राष्ट्रपति में जो है उस विवाद का निपटारा जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट करती थी, उसी तरह उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वो भी कहाँ पे इसका समाधान होगा, तो उच्चतम न्यायालय में ही होता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित जो निर्वाचन का विवाद होता है वो भी उच्चतम न्यायालय में ही इस विवाद का निपटारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद जो हैं, वैसे अनुच्छेद जो आपके एग्जाम रिलेटेड हैं, उस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपको जानना बहुत ही जरूरी है। उस बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 के में जो है लिखा हुआ है कि
कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान, भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। ये कहाँ पे लिखा है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में लिखा है, यानी आर्टिकल 64 में है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? तो ये आपको मिल जाएगा आर्टिकल 64 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 में है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। थोड़ा ध्यान से इसे समझिएगा, इस पॉइंट को मैंने आगे भी चर्चा किया है कि आर्टिकल 65 बोलती है कि अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद से त्याग दे देते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं, या उन पर महाभियोग चल जाता है, या उनका निधन हो जाता है, या किसी भी कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति का जितना भी कर्तव्य है, उनका जो भी कार्य प्रणाली है, वो सबको कौन देखेंगे? उपराष्ट्रपति देखेंगे। तो इन्हीं बातों को आर्टिकल 65 में बताया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 की बात कर ले तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जो है आर्टिकल 66 में बताया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बात की गई है, यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, इसके बारे में आर्टिकल 67 में बात की गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 68। आर्टिकल 68 जो है, इसमें उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। गौर से समझिएगा कि आर्टिकल 68 जो है वो बताती है, संविधान का आर्टिकल 68, कि अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कितने निश्चित समय के अंदर जो है चुनाव करा करके उपराष्ट्रपति के पद को भरा जाएगा, या फिर अगर उसके जगह पर किसी को मनोनीत किया जाता है ऐसे व्यक्ति को, तो उनका कार्यकाल लगभग कितना होगा, जो कि लगभग 6 माह जो है हाईएस्ट अवधि होती है। 6 माह का जो है हाईएस्ट पीरियड होता है इस पद को रिक्त रखने का। नेक्स्ट आर्टिकल है 69 में है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यानी उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में आर्टिकल 69 में बात किया गया है। अगला है आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 में है राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन। नेक्स्ट है आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 में है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित अथवा उससे संबंधित विषय, मतलब आर्टिकल 71 में जो है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित अथवा उससे संबंधित विषयों के बारे में बात की गई है। तो आप लोगों ने देख लिया जो इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल था उपराष्ट्रपति से संबंधित, उस सभी को मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जब से उपराष्ट्रपति का पद बना है तब से लेकर के अभी तक भारत में जो जो उपराष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में हम बात कर ले, जो एक क्रम वाइज है। तो सबसे पहले नाम आता है हमारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो है कब से कब 1952 से लेकर के 1962 तक जो है हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे थे। दूसरे में आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से लेकर के 1967 तक उपराष्ट्रपति थे। तीसरे नंबर पर है श्री वराहगिरी वेंकट गिरी। कौन? श्री वराहगिरी वेंकट गिरी, जो 1967 से लेकर के 1969 तक रहते हैं। चौथे नंबर पर है श्री गोपाल स्वरूप पाठक। श्री गोपाल स्वरूप पाठक ये 1969 से लेकर के 1974 के बीच में देश के उपराष्ट्रपति रहते हैं। पांचवें नंबर पर आते हैं श्री बी.डी. जत्री। श्री बी.डी. जत्री ये कहाँ से कब तक? 1974 से लेकर के 1979 तक। छठे नंबर पर है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, कल के क्वेश्चन में हमने डिस्कशन भी किया था। तो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला कब से कब? 1979 से लेकर के 1984 तक। सातवें नंबर पर है श्री आर वेंकट रमन। कौन? श्री आर वेंकट रमन ये रहे थे 1984 से लेकर के 1987 के बीच तक। आठवें नंबर पर है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा।
8वें नंबर पे कौन है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो थे 1987 से लेकर के 1992 तक। 9वें नंबर पर है श्री के आर नारायण। श्री के आर नारायण ये रहे थे 1992 से लेकर के 1997 तक। 10वें नंबर पर है श्री कृष्णकांत। श्री कृष्णकांत जो है 1997 से लेकर के 2002 तक हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे थे। 11वें नंबर पर है श्री भैरव सिंह शेखावत, जो 2002 से लेकर के 2007 तक हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे। 12वें नंबर पर है डॉक्टर हामिद अंसारी। डॉक्टर हामिद अंसारी 2007 से लेकर के 2017 तक। 13वें नंबर पर है श्री वेंकैया नायडू। श्री वेंकैया नायडू 2017 से लेकर के 2022 तक। और 14वें नंबर पर है श्री जगदीप धनखड़, जो 2022 से लेकर के अभी तक बने हुए हैं। आगे 5 साल का ये पीरियड जो है क्लियर करने के बाद फिर चुनाव होगा। तो ये है अभी जो है श्री जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो 14वें नंबर के हमारे उपराष्ट्रपति हैं। तो ये लिस्ट था जो अभी तक के राष्ट्रपति रहे हैं उनके बारे में। तो इसे आप गौर से देख ले, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले ले। जैसा कि मैंने आपको कल बताया भी था कि अगर आप लोगों को जो भी मैं यहाँ क्लास लेता हूँ उसका अगर PDF चाहिए, अगर टेलीग्राम में अगर चैनल क्रिएट करता हूँ, आप लोग अगर सब्सक्राइब कर ले चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक करें, आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी कुछ थोड़ा मोटिवेशन हो कि मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। या फिर कोई सजेशन हो उसके बारे में भी आप हमारे जो है कमेंट सेक्शन में आकर के हमें बता सकते हैं। मैं हर कमेंट को ज़रूर से ज़रूर गौर करके पढ़ने की कोशिश करूँगा। तो ये था उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के बारे में आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनने वाला था मैंने लगभग सबको कवर कर लिया है, और ये आपके एग्जाम रिलेटेड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे दिया है। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं बताता हूँ, जो भी MCQ बताता हूँ, वो NCERT बेस्ड रहता है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वैसे भी हो जाता है। खास करके बिहार पुलिस सिपाही की जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि NCERT 10th लेवल यानी 10वीं लेवल का जो है सिलेबस रहेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा NCERT पर फोकस करें, NCERT को अच्छे से पढ़ें, और उसी से क्वेश्चन आपको 90% आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पहला क्वेश्चन अगर हम देख ले तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में बोल रहा है कि केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो वो होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार के प्रमुख कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। दूसरा क्वेश्चन है कि मंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मतलब जो है चुनाव कर लिया जाता है मंत्रिपरिषद का, और उसको शपथ जो है कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष का होना चाहिए? तो वो 25 वर्ष का होना चाहिए। कितने? 25 वर्ष का कम से कम आपको न्यूनतम आयु होना चाहिए, तभी आप प्रधानमंत्री पद के लायक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो वो होती है प्रधानमंत्री जी के। किनके अधीन? प्रधानमंत्री जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा के न्यूनतम कितने सदस्यों की मंजूरी की आवश्यकता होती है? तो वो है 50। कितने? 50। यानी कम से कम अगर किसी भी सरकार के लिए अविश्वास प्रस्ताव लगाना है तो लोकसभा के टोटल मेंबर में कम से कम 50 लोगों का प्रस्ताव होना चाहिए कि इस सरकार पे जो है अविश्वास प्रस्ताव लगाना है, तभी जो है वो लागू हो सकता है। बाद में वोटिंग होता है और उसके आधार पर अविश्वास प्रस्ताव जो है लागू होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन? भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो हम सभी जानते हैं कि जो लोकसभा में जीत करके जाते हैं लगभग वही मेंबर जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लोकसभा जीत करके आए हैं वही जो है प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं या प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। अगर वो राज्यसभा के भी सदस्य हैं तो भी वो प्रधानमंत्री की शपथ ले सकते हैं।
किसकी? प्रधानमंत्री बन सकते हैं या शपथ ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो इसके बारे में है जो प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या कितना 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितना? क्वेश्चन एक बार फिर से आप रिपीट कर देता हूं कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो यह किया गया था 51वां संविधान संशोधन 2023। कब? 51वां संविधान संशोधन हुआ था 2023 में। उसी में जो है ये बात को अथी किया गया था। ये यहाँ 2003 होगा दोस्तों, 2003 51वां संविधान संशोधन 2003 में यह किया गया था कि जितने भी संसद सदस्य हैं उसके सिर्फ 15% को ही मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। मान लीजिए अगर संसद का सदस्य नहीं भी है तो कम से कम 6 माह तक, कब? 6 माह तक उनको मंत्री बनाया जा सकता है। 6 माह के अंतर्गत उन्हें किसी न किसी लोकसभा या राज्यसभा सीट से उन्हें जीत करके आना होगा, तभी वो 6 माह से अधिक तक मंत्री रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद आप सभी जानते हैं कि संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? संसद के प्रति जो है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रभाव ना पड़े। किस पे? केंद्र की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो ये बात कहाँ पे है? अनुच्छेद 257 में। किससे? अनुच्छेद 257 में ये बात बताई गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है। राजनीतिक व्यवस्था में कौन कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो वो करती है विधायिका के अधीन। कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो विधायिका के अधीन कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने थे? पहले गृह मंत्री थे किनके? जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में पहले गृह मंत्री थे और बाद में आकर के वो रक्षा मंत्री बन गए थे। कौन थे वो? वो थे कैलाश नाथ काटजू। कौन थे? कैलाश नाथ काटजू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हो गया था? किनका हो गया था? लाल बहादुर शास्त्री जी का। किनका? लाल बहादुर शास्त्री जी का विदेश में आकस्मिक निधन हो गया था। वो तभी जो है भारत के प्रधानमंत्री थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने प्रधानमंत्री के काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? अपने प्रधानमंत्री के काल में कौन सा नेता एक बार भी अपने सदन में उपस्थित नहीं हुआ? तो वो थे चौधरी चरण सिंह। कौन? चौधरी चरण सिंह जो है अपने कार्यकाल में जब प्रधानमंत्री हुए थे, लेकिन उनको एक बार भी सदन में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? यानी मंत्रिमंडल शब्द आपको संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलेगा? तो वो मिलेगा अनुच्छेद 357 का 3 नंबर में। अनुच्छेद 357 के 3 में कौन सा? मंत्रिमंडल शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? तो ये था गोपाल स्वामी अयंगर। किनके अधीन था? गोपाल स्वामी अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है? लाभ के पद का निर्धारण कौन कर सकता है? जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना है,
तो कौन निर्धारण करेगा इसका कि मैं लाभ के पद पे हूँ कि नहीं हूँ? तो ये करते हैं संसद एवं राज्य विधान परिमंडल के द्वारा। किसके द्वारा? संसद एवं राज्य विधान मंडल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे श्री आर के चेट्टी। कौन? श्री आर के चेट्टी जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। कौन थे? प्रथम वित्त मंत्री। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री संसद के किस सदन के सदस्य हों तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मतदान नहीं दे सकते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने वाली क्वेश्चन है कि संसद का किस सदन का सदस्य अगर प्रधानमंत्री होगा और उस प्रधानमंत्री उस सरकार पे अगर अविश्वास प्रस्ताव हो तो प्रधानमंत्री खुद अपने पक्ष में वोट नहीं कर सकते हैं, मतलब अपने आप को भी आप नहीं बचा सकते हैं। तो ये है अगर वो लोकसभा के सदस्य रहेंगे, अगर कोई भी प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य रहेगा और उन पे अविश्वास प्रस्ताव लग गया है तो उनको जो है अपने पक्ष में वोट करने का अधिकार है। लेकिन अगर वो राज्यसभा के सदस्य हैं और उन पे अविश्वास प्रस्ताव लग जाता है तो अपने आप को भी नहीं बचा सकते हैं। तो किसके लिए? राज्यसभा के सदस्य अगर वो रहेंगे तो अपने अविश्वास प्रस्ताव पर भी अपने आप को वोट नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है? क्वेश्चन है कि अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद कितना बड़ा होगा, इस सब का उत्तरदायित्व कौन सा क्या होगा? तो ये सब बातें किस में है? अनुच्छेद 75। किस में? अनुच्छेद 75 में ये बातें बताई गई हैं, यानी आर्टिकल 75 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज, भारत से संबंधित इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप याद रखेंगे। भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज को किस नाम से जाना जाता है? ये नाम आप लोगों को बार बार सुनने को मिलेगा भी, जिसे कहा जाता है श्वेत पत्र। क्या कहा जाता है? श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर। श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर जो आधिकारिक दस्तावेज है भारत का, भारत का आधिकारिक दस्तावेज का क्या नाम है? तो श्वेत पत्र। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है उस बारे में बात कर लेते हैं। दो बातें, पहला है कि मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में आखिर में अंतर क्या है, इसे समझने की जरूरत है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या क्या अंतरें होती हैं, तो उसे मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। और पहले मैं मंत्रिपरिषद के बारे में बात कर लेता हूँ। किसके बारे में? मंत्रिपरिषद के बारे में। मंत्रिपरिषद के बारे में है पहला पॉइंट कि कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उपमंत्री जो है मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते हैं। किसके किसके? कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उपमंत्री जो है किसके? मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पॉइंट है कि यह एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान का अनुच्छेद किसमें? 74 एवं 75। मंत्रिपरिषद का वर्णन संविधान का अनुच्छेद 74 एवं 75 में किया गया है, जो एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है कि सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है। सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण नहीं किया जाता है। परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। यानी मंत्रिमंडल कोई भी निर्णय लेता है तो उसको क्रियान्वित कौन करता है? तो वो करता है मंत्रिपरिषद। क्लियर है? मंत्रिपरिषद। अब आ जाते हैं हम मंत्रिमंडल पे। किस पे? मंत्रिमंडल पे। मंत्रिमंडल की अगर हम बात कर ले तो इनका पहला पॉइंट देख ले आप
कि इसमें केवल कैबिनेट स्तर के ही मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल में कौन? सिर्फ कैबिनेट स्तर के ही मंत्री शामिल होते हैं। लेकिन मंत्री परिषद में कौन कौन? कैबिनेट स्तर के, राज्य स्तर के मंत्री एवं कौन? उप मंत्री, तीनों शामिल होते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट स्तर के। दूसरा है कि 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया, जो संविधान के मूल पाठ में ही नहीं था। यानी जब संविधान बना था, पहली बार संविधान का निर्माण हुआ था, तो उस समय मंत्रिमंडल कह के कोई ऐसा शब्द संविधान में था ही नहीं। बाद में 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ और अनुच्छेद 352 में जो है मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया, जबकि आप मंत्रिपरिषद जो है मूल संविधान जब बना था वो शब्द और वो उसका जो पोस्ट है वो तभी से बना था, संविधान के मूल पाठ में नहीं। तीसरा पॉइंट में है कि व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्री के कार्यों का निर्धारण करता है। व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। चौथा पॉइंट है कि नीतिगत निर्णय का क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है। यानी नीतिगत कोई भी कानून नियम हो, कोई भी चीज़ हो देश के लिए, तो वो किसको निर्णय के लिए देता है? मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णय के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। तो निर्णय होने के बाद अगर उसे लागू कर दिया जाए तो उसकी निगरानी भी कौन करता है? तो मंत्रिमंडल करता है। क्लियर है? तो अब मुझे लगता है कि आप मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। 2 पॉइंट इसमें जरूर इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा कि मंत्रिपरिषद का जो है आपको वर्णन कहाँ मिलेगा? अनुच्छेद 74 और 75 में। किसमें? मंत्रिपरिषद 74 और 75 में। वहीं मंत्रिमंडल की बात कर ले तो ये कब जोड़ा गया? ये मूल संविधान में मंत्रिपरिषद नहीं था, मंत्रिमंडल नहीं था, इसे जोड़ा गया बाद में। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978। 44वें संविधान संशोधन 1978 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया। किस अनुच्छेद के द्वारा? 352 में। किसमें? 352 में। अगर पूछा जाए कि मूल संविधान जब बना था उसमें मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में दोनों में से किनका नाम था, किनके बारे में चर्चा था, तो आपका आंसर होगा मंत्रिपरिषद के बारे में मूल संविधान में चर्चा है, जबकि 44वें संविधान संशोधन 1978 होने के बाद मंत्रिमंडल को 352 अनुच्छेद 352 के तहत संविधान में जोड़ा गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। कितने? 3 टॉपिक हम कवर करने वाले थे, जिसमें मैंने 2 टॉपिक कवर कर दिया है, उपराष्ट्रपति के बारे में और केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिमंडल के बारे में हमने यहाँ पे जो है डिस्कशन कर लिया है। अब जो लास्ट टॉपिक यहाँ बचता है वो बचता है अटॉर्नी जनरल और CAG के बारे में। किसके बारे में? अटॉर्नी जनरल और CAG के बारे में। तो उस बारे में हम बात कर लेते हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत के 3 विधि अधिकारी कौन कौन होते हैं? भारत के 3 विधि अधिकारी कौन कौन होते हैं? तो पहले होते हैं कौन? भारत के महान्यायवादी। कौन? भारत के महान्यायवादी, जिसे हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दूसरे जो होते हैं भारत के महाधिवक्ता। कौन होते हैं? भारत के महाधिवक्ता यानी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और तीसरे होते हैं भारत के अपर महाधिवक्ता। कौन? भारत के अपर महाधिवक्ता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या? एडिशनल सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया। तो कंफ्यूज नहीं होना, भारत के 3 विधि अधिकारी कौन कौन से? भारत के महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत के महाधिवक्ता, जिसे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, और भारत के अपर महाधिवक्ता, जिसे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर देख लें कि भारत का प्रथम महान्यायवादी, भारत का प्रथम न्यायवादी कौन था?
तो महान्यायवादी प्रथम कौन थे? MC शीतलवाड़। कौन? MC शीतलवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले कि भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? कानूनी विषय पर भारत सरकार को परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी देता है। कौन देता है? महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ हम इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में AG कहते हैं, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार, किसका विधि सलाहकार होता है? भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो किसका कानूनी सलाहकार होता है या विधि सलाहकार होता है? तो वो होता है भारत सरकार का। किसका? भारत सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 76 के 4 में, अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी को कौन पद धारण करवाता है या शपथ करवाता है? तो वो करवाते हैं कौन? हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय। कौन? महामहिम राष्ट्रपति महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं? सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं? तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं यानी महान्यायवादी होते हैं, उनके अधीनस्थ जो अधिकारी होते हैं उन्हीं को हम सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CAG कहते हैं। क्या? CAG कहते हैं। परीक्षक कौन थे? तो वो थे V नरहरि राव। V नरहरि राव। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? V नरहरि राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो वो देते हैं कौन? महाधिवक्ता। कौन देते हैं? महाधिवक्ता। कौन किसको देते हैं? राज्य सरकार को। भारत सरकार को तो महान्यायवादी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की लोक सेवा समिति की बैठक में कौन उपस्थित रहता है? संसद की जब लोक सेवा समिति की बैठक होती है तो उसमें उपस्थित कौन रहते हैं? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया था? तो ये संविधान, जब मूल संविधान बना था तभी से ये पद जो है CAG का यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद जो है मूल संविधान से ही जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष का। कितने? 6 वर्ष का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG। ये CAG को आप हमेशा याद रखिएगा। CAG का जो कार्यकाल कितना? 6 वर्ष तक का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो किसका मार्गदर्शक होता है? लोक लेखा समिति का। लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक कौन होता है? CAG, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो वो भी करता है हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के वित्तीय जो खर्च होते हैं उनकी जांच कौन करते हैं? तो CAG करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं लेखाकार के पेंशन व भत्ते किससे प्रभावित होते हैं? किससे प्रभावित हो, यानी किसके द्वारा इनको जो है पेंशन और भत्ता दिया जाता है CAG को? तो CAG को किसके द्वारा? भारत की संचित निधि द्वारा। उपराष्ट्रपति को भी किसके द्वारा दिया जाता था? तो भारत के संचित निधि के द्वारा। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कुछ कार्य हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट CAG के कार्य होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें दिया जाता है, उस बारे में हम बात कर लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। पहला है कि भारत सरकार से संबंधित मामलों, भारत सरकार किससे? भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर
उच्चतम न्यायालय में, किसमें? उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना, यानी सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए कौन है? राष्ट्रपति के द्वारा कौन? महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल को रखा जाता है। दूसरा है कि संविधान के अनुच्छेद 143, संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में, किसमें? उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, किसके अनुसार? अनुच्छेद 143 यानी अनुच्छेद आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो वो महान्यायवादी करेगा। तीसरा है कि सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार किसको है? तो वो भी है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल को। आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा जो है विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ही होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाही में सम्मिलित होने तथा किसी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु क्या वो वोट नहीं कर सकते हैं? वो वोट नहीं कर सकते हैं। किसके लिए वोट नहीं कर सकते हैं? मान लीजिए कि सरकार पे जो है अविश्वास प्रस्ताव लग जाए तो उसमें जो है महान्यायवादी वोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन संसद का अगर कुछ भी चर्चा हो, संसद का चर्चा हो तो उसमें हिस्सा ले सकते हैं। संसदीय कोई कमेटी बनती हो तो उस कमेटी के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देख ले कि महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76, किसके? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत संवैधानिक पद है। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक पद है। क्लियर है? यानी अटॉर्नी जनरल जो है एक संवैधानिक पद है, वहीं महाधिवक्ता जो राज्य सरकार को का पक्ष रखते हैं, महाधिवक्ता क्या है? मात्र वैधानिक पद है। क्लियर है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि, किसका? लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? तो वो है आर वेंकट रमनी। कौन? आर वेंकट रमनी अभी वर्तमान समय में भारत के अटॉर्नी जनरल है। कितने नंबर के हैं? तो वो है 16वें नंबर के। कितने नंबर के? 16वें नंबर के। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक जो है यहाँ पे डिस्कस कर लिया। कौन कौन सा टॉपिक? तो उपराष्ट्रपति के बारे में बात कर ली, मंत्रिपरिषद के बारे में बात कर लिए, और अटॉर्नी जनरल और सीएजी के बारे में हमने यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बात कर लिया। जो तीनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम रिलेटेड हैं, और ऐसे एनसीईआरटी के बुकों से मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे ला करके रखा है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। खास करके बिहार पुलिस की जो भी तैयारी कर रहे हैं, बिहार एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाला है। अगर आपको हमारा क्लास, हमारा प्रयास आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसी तरह का रेड बटन है, इसे आप सिर्फ क्लिक करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस बेल आइकन को ज़रूर दबा देंगे, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो आपको डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। और कुछ टिप्स अगर देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हो, जैसा कि मैंने आप लोगों से पूछा भी था, अगर इन सभी का PDF आपको चाहिए तो क्या टेलीग्राम चैनल बनाया जाए? और बनाना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को देखना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। दोस्तों ये एक रिक्वेस्ट है, मैं जो मेहनत करता हूँ ताकि मुझे भी लगे कि मेरा मेहनत सफल हो रहा है और सही दिशा में जा रहा है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वर्दी वाली सीरीज का नेक्स्ट वीडियो लेकर के मैं कल हाजिर होऊंगा। कल का मेरा टॉपिक होगा संसद, उस बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ भी लीजिएगा। बाकी मैं पूरा निचोड़ आपको एक क्लास में संसद का कल देने वाला हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए द एडू एकेडमी फैमिली की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ कि ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।